वी आर कंटिन्यूइंग विद रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। सर यस मैं बोलिए। सॉरी सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, कुछ नेटवर्क इशू था मुझे। टिल नाउ इन रोटेशनल वी हैव सीन कि हम ट्रांसलेशनल के जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनको हम रोटेशनल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन के वेरिएबल्स लिखूं और यहाँ पे रोटेशनल के वेरिएबल्स लिखूं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो यहाँ पे डेल्टा थीटा होता है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो उसी तरह जैसे अभी हमने और भी चीजें देखी, एक्सीलरेशन जो था यहाँ पे वो अल्फा हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो फोर्स था, फोर्स एफ इज टॉर्क हियर, टॉर्क टाउ, ठीक है, ठीक ना। यहाँ पे जो मास एम है, मास एम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, याद आया। तो जब हम बोलते थे फोर्स, अगर मान लो अभी मुझे यहाँ पे लिखना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा? सर आपने उल्टा लिख दिया सर। क्या उल्टा लिख दिया? सर वो ट्रांसलेशन मोशन में डेल्टा थीटा लिख दिया उधर। अच्छा अच्छा, यस यस यस, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लो। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, यहाँ पे डेल्टा थीटा होगा। तो अब जब मैं इसको लिखता हूँ तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये ओमेगा वाज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा। देखो ये फॉर्मूला था मेरा। तो फोर्स वाज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो बताओ यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा टॉर्क? एफ आर। हाँ टॉर्क एफ आर तो होता है, लेकिन अभी इस फॉर्मूले से बनाओ ना, इस वाले फॉर्मूले से बनाओ अभी। आई इंटू अल्फा ना, यस सर, फोर्स आई क्या है? अल्फा। मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? आई इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरा यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? मास की जगह क्या यूज करते हैं हम? मास की जगह क्या यूज करते हैं? हाफ आई ओमेगा, आई यस, ओमेगा। ठीक है। तो ऐसे आपको फॉर्मूलेस को कंपेयर करके बनाना है फॉर्मूलेस, ठीक, ठीक है ना। चलो, तो अब इस पर ही हमने इनफैक्ट फिर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज देखे थे। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने लास्ट क्लास के नोट्स हैं आपके, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज यहाँ पे बताए थे। जैसे डिस्क, डिस्क कहाँ पे, ये डिस्क की तरह इसको आप ट्राई कर सकते हो, हाफ एम आर स्क्वायर। तो देखो सिलेंडर या डिस्क बात तो एक ही होगी ना, डिस्क इज ऑल्सो सिलेंडर, तो इसीलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो हाफ एम आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। रिंग का कितना 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 आ रहा था? एम आर स्क्वायर आ रहा था। एक स्टिक का कितना आ रहा था? एक बीच के एक्सिस से आपने घुमाया उसको तो 1/12 एम आर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, करेक्ट। फिर इसका कितना आ रहा है? सॉलिड स्फीयर का अबाउट एनी डायमीटर 2/5 एम आर स्क्वायर। फिर इसका कितना आ रहा था? 2/3, दिस इज हॉलो स्फीयर। प्लेट का कितना आ रहा था? हाफ 1/12 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। एट इज ये बेसिक बेसिक तो आप याद रखो, ठीक है। जैसे इसका इसका याद रखो, डिस्क का भी ऐसा ही था, करेक्ट। ये भी आप याद रख सकते हो, ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। मैंने बोला था ये भी आप याद रख सकते हो। इसका डेरिवेशन हम लोग एंड में देखेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, वंस यू आर फेमिलियर विद दिस, ये याद रख सकते हो। फिर ये हम लोगों ने निकाला था ना, हुप अबाउट एनी डायमीटर, और ये, तो ये बेसिक बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर एंड देन वी सॉ टू थ्योरम्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, वी हैव सीन दैट। कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आज हम थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं इसके।
only 1 meter in diameter rotating at 600 revolution a minute is brought to rest in 80 seconds by a constant force of friction on its shaft. How many revolution it takes before coming to rest? Yes. तो अब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ टॉर्क लग रहा होगा, करेक्ट, उसके शाफ्ट में कुछ कुछ टॉर्क लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आप आपको इनिशियल रिवॉल्यूशन, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रोटेटिंग है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, which is equal to 600 into 2 pi upon 60, which is 20 pi radian per second। ठीक है, is brought to rest in 80 सेकेंड, तो ओमेगा इज 0 कितने टाइम में हो गया, 80 सेकेंड में हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये भी आपको नहीं निकालना है, टॉर्क वॉर्क की भी कुछ जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस सिंपली पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बस आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट टेक्स, तो यहाँ पर प्रोबेबली आप ये वाला इक्वेशन लगा दो। वी नो दिस ना, देखो हमें क्या पता है, x बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, हमें रिलेशन पता है एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस वी बाई टू, करेक्ट। तो ये रिलेशन है यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू। तो हमें ये फाइंड करना ना, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, तो रेडियंस में आ जाएगा आपका, रिवॉल्यूशन में चाहिए तो उसको रिवॉल्यूशन में लिखा रहना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सॉरी यूवी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, इसको आप डेल्टा थीटा बाई टी कितना है 80, ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट इज 600 रिवॉल्यूशन, ओमेगा नॉट 0 बाई 2, देखो कितना हो गया। सर ये x by t वाला कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा कितना हो गया, तो बहुत ज्यादा आ रहा है रिवॉल्यूशन, एक सेकेंड, रिवॉल्यूशन ओके, दिस इज रिवॉल्यूशन अ मिनट ना, तो रिवॉल्यूशन अ मिनट मतलब 60 रिवॉल्यूशन अ सेकेंड, तो 60 हो जाएगा। देखो ओमेगा कितना हो जाएगा तुम्हारा 600 रिवॉल्यूशन अ मिनट ना, तो 60 में कन्वर्ट कर दो तो होगा 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 60 हो गया, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और डेल्टा थीटा, यस। तो यहाँ से देखो जल्दी से डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आना चाहिए आपका, कितना 2400 रिवॉल्यूशंस होने चाहिए, इसको कितना बोल रहा है 2400, तो सर यस। देखो एक सेकंड तो 60 से डिवाइड होगा ना, तो फिर 10 आएगा ना। अच्छा यस 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 यस, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 10 कर दो, तभी आ जाएगा आंसर, फिर आंसर मैच हो जाएगा ना आपका, यस। तो ये 400 आ गया ना, तो 10 इंटू 40 दिस थिंग, तो ये 400 हो गया, 10 into 40 revolution which is 400 revolutions, 400 है ना आंसर में, यस सर। चलो तो मैं आपको बता रहा था ये फॉर्मूला कौन सा है, ये हम लोगों ने देखा था ना, 5 फॉर्मूले देखे थे ना काइनेमैटिक्स में। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था x, यही था इनफैक्ट पहला फॉर्मूला, u प्लस v बाई टी, दिस इज इक्वल टू v एवरेज। फिर हमने देखा था एक्सीलरेशन v माइनस u बाई टी, फिर हमने एक फॉर्मूला ये देखा था x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमने देखा था x इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, हमने देखा था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, ठीक। चलो तो और कोई शीट में कुछ डाउट है, और कोई क्वेश्चन शीट का, तो काइनेमैटिक्स से फॉर्मूले याद रखो बच्चों, ठीक है ना, काइनेमैटिक्स के सारे फॉर्मूले याद रखो। शीट का और कोई कुछ डाउट है किसी, चलिए बच्चों ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
यहाँ पे देखो अल्फा कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे अल्फा हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो गया, अल्फा हो गया यहाँ पे रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो दिस इज 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 600 रिवोल्यूशन को पर, ये मिनट है तो मिनट को हमने किस में लिख दिया 60 सेकेंड, दिस मेक्स इट 10, 10 रिवोल्यूशन पर 10 लिख देते हैं। और कांस्टेंट टॉर्क फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना आ गया रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया अल्फा। तो यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द एंगुलर डिसेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। तो एंगुलर डिसेलरेशन तो इतना आ गया अपना -1 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, एंड एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। तो 5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई होगी, तो यहाँ पे हमें पता है अल्फा है मेरा -1 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा नॉट है मेरा 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ओमेगा इज मेरा 0, टी है मेरा 5 सेकेंड्स। ठीक है, सॉरी ओमेगा 0 नहीं, ओमेगा वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी इज 5, अल्फा है मेरा -1, तो कितना हो गया, कितना हो गया 2 हो गया क्या, नहीं 5 आना चाहिए ना, या 5 ही आएगा, यस ओमेगा विल बी 5 रिवोल्यूशन। समझ में आई बात कैसे किया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आज आज हम लोग थोड़ा एंगुलर मोमेंटम और ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और रिलेशन आप देखो यहाँ पर डिड्यूस कर सकते हो। अब आपको मालूम है कि ट्रांसलेशन को हमें रोटेशनल के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेशनल को हमें रोटेशनल के साथ इक्वेट करना है। तो अभी मैं ट्रांसलेशनल में हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क डन हमने देखा था एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। तो बताओ यहाँ पे रोटेशनल में वर्क डन कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को क्या लिखोगे यहाँ पर, एनीवन क्या लिखोगे इस फॉर्मूले को, फोर्स की जगह क्या लिखते थे हम, सर टॉर्क, टॉर्क, और dx की जगह क्या लिखोगे, सर डी थीटा। yes, तो यहाँ पे यू विल पुट टॉर्क d थीटा फ्रॉम θ1 टू थीटा, दिस विल बी इन रोटेशनल। ठीक है, चलो तो आज कुछ 2-3 जल्दी से टॉपिक डिस्कस करते हैं जल्दी से, फिर हम मोस्टली विल बी एबल टू फिनिश दिस टॉपिक टुडे आज। ठीक है, ओके, तो पहला टॉपिक है, तो आपको ऐसे ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम, जस्ट लाइक वी हैव लीनियर मोमेंटम, उसी तरह मेरे पास क्या होता है, देयर समथिंग नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो कोई बताएगा एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, कैन यू गेस। ऑब्वियसली आप पढ़ा तो नहीं होगा बट थोड़ा बहुत गेस वर्क से बता सकते होगे अभी, यस क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को सर हम आई L से, ओमेगा। हाँ आई ओमेगा होगा, यस वेरी गुड वेरी गुड। जनरली होगा लीनियर मोमेंटम में क्या था, m इंटू वी था, करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम को आप L से लिखते हो विच इज आई ओमेगा, यस यस करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। और कुछ एनी अदर गेस, तो चलो एनीवेज, तो जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होता है L, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे हम टॉर्क लिखते हैं ना, टॉर्क को हम क्या लिखते थे, आर क्रॉस एफ लिखते थे ना, करेक्ट। इसी तरह इस एंगुलर मोमेंटम को हम आर क्रॉस पी लिखते हैं। ठीक है,
इसको जल्दी से लिख लो। मतलब अगर समझो बेसिकली पॉइंट इज व्हाट, अगर समझो कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे मूव कर रहा है एमवी वेलोसिटी से, आपको फाइंड करना है इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन एज आर क्रॉस। मान लो यहाँ पे आर क्या है मेरा, आर इज दिस पोजीशन वेक्टर, आर इज पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर इसका मोमेंटम ये है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो किसी ओरिजिन से अगर मान लो आपको निकालना है, बट ये यहाँ तो रोटेशनल मोशन है ना। नहीं, ये यहाँ पर क्या 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 बोल रहे हो? पर ये तो रोटेशनल मोशन है ना, तो वहाँ कैसे हम करेंगे? वही तो रोटेशनल मोशन है बराबर, तो क्या वहीं पे क्या करेंगे, क्या चीज बोल रहे हो आप? सर तो वो स्ट्रेट लाइन में कैसे जा रहे हैं? जा सकते ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता है। हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों मैंने यहाँ पर ऐसे, एक्चुअली इसमें 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ देम। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं ना, इसको हम इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं कि इस पॉइंट के अबाउट कि यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। जैसे अगर मान लो कोई, जनरली क्या होता है, अगर मान लो आपका एक कोई डिस्क ऐसे ऐसे रखी है, कुछ तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तुम्हारा। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर, अब तुमने फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाया। ठीक, इस फोर्स की वजह से क्या होगा तुम्हारा, ये जो डिस्क है ये घूमने लगेगा। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ना। तो ये हो गया प्योर रोटेशन का केस। लेकिन जब हम रोटेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें देखो 3 केसेस बन सकते हैं। एक तो ट्रांसलेशन हो सकता है उसमें, करेक्ट, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों हो सकते हैं। केवल रोटेशनल हो सकता है। देखो पहला तो केस हमने देखा, पहला तो ये केस है प्योर रोटेशन, फिर तुम्हारा ट्रांसलेशन हो सकता है और रोटेशन हो सकता है, और एक तीसरा केस हो सकता है जिसमें केवल और केवल ट्रांसलेशन अगर हो, तब क्या करोगे। ठीक है, तो 3 केस बन सकते हैं हमारे। सर यस यस बोलो। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन मतलब कैसे होता है? ट्रांसलेशन और रोटेशन मतलब जैसे अभी समझो एक स्टोन है। ठीक है, एक स्टोन है, वो ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और ऐसे ऐसे मूव भी कर रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है और सीधा भी जा रहा है। तो उस केस में हम बोलते हैं ट्रांसलेशन भी है उसमें और रोटेशनल कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रोटेशनल कंपोनेंट 0 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, या तो देखो मेरे पास एक प्योर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसका जो हमने रोटेशनल चीजें देखी थी वो हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, या तो मेरे पास ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का कॉम्बिनेशन हो, जैसे एक स्टोन अगर स्लोप से गिर रहा है तो उसमें गोल गोल भी घूम रहा है और वो आगे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। ठीक है, करेक्ट, या मेरे पास रोटेशनल कंपोनेंट ही 0 हो जाए, केवल ट्रांसलेशन कंपोनेंट है। अगर मान लो केवल ट्रांसलेशन कंपोनेंट है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टॉर्क 0 है मेरा, बट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर मान लो आप बोल रहे हो कि किसी फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर आप बोल दोगे ये ट्रांसलेशन का केस है, यहाँ पे टॉर्क 0 है क्योंकि कुछ घूम तो रहा नहीं है ना ये। तो ऐसा है, समझा श्रेयान? श्रेयान समझ में आया? नहीं सर, मुझे वो समझा ही नहीं एंगुलर मोमेंटम का पार्ट जो आप बता रहे थे कि सी दिस इज एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला, ये याद रखो आप, एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है। अभी कैसे आता है हम इस पर चर्चा करेंगे कैसे आता है ये, पर अभी आप ध्यान में रखो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आर क्रॉस बी। ठीक है, क्यों ऐसा है? v लीनियर वेलोसिटी है ना? हाँ, v इज लीनियर वेलोसिटी। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई यहाँ पे। रोटेशन में 3 चीजें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये किसी पॉइंट किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स रहेगा, पॉइंट इज दिस। ये अगर किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स है तो इसमें ट्रांसलेशन की संभावना है ही नहीं, ट्रांसलेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्योर रोटेशन हो गया। देन वी कैन हैव ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, जैसे एक पत्थर नीचे गिर रहा है, घूम भी रहा है और गिर भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों हो गए। वी कैन ऑल्सो हैव अ केस जहाँ पे रोटेशनल का कंपोनेंट 0 हो जाए, तो यहाँ पर वील गेट ओनली ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पे कुछ टॉर्क नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे नेट टॉर्क यहाँ पे 0 बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? सर यस।
सर लेकिन ये एल तो रोटेशन के केस में जो मोमेंटम होगा वही है ना, एंगुलर मोमेंटम। हाँ यस यस, तो हम इसको बताऊंगा मैं इसको, बट अभी अब ध्यान रखो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो जैसे अभी अब यहाँ पर अगर आप निकालोगे आर क्रॉस पी, तो देखो आर और पी, आर और पी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, कैसे आता है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर सम टाइम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो इसको अभी आप क्या लिख सकते हो, एल को आर पी थीटा, सो दिस विल बी आर एम, पी क्या है, एम वी, पी को हम लिख सकते हैं एम वी ना, एम वी, वी आर साइन थीटा। ठीक है, एम वी आर साइन थीटा, तो एम और भी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे आर साइन थीटा क्या होगा, अगर मान लो ये मेरा थीटा है, तो देखो आर साइन थीटा इज दिस डिस्टेंस। एक्चुअली अगर आप देखो तो ये हो गया मेरा आर कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर साइन थीटा ये कांस्टेंट, ये डिस्टेंस डी जो है, ये डिस्टेंस डी कांस्टेंट है, तो आर साइन थीटा को आप डी लिख सकते हो ना, आर साइन थीटा को आप डी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया एम वी इंटू डी। समझ में आई बात? सर तो वर्टिकल कंपोनेंट है ना। यस, सर डी मतलब समझा नहीं, आपने उसको डी एज अ वेरिएबल जैसा निकाल लिया क्या? डी इज ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, अच्छा अच्छा, यहाँ वो पर डिस्टेंस। मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। करेक्ट, ये जो एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि आर साइन थीटा इज व्हाट, डी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आपने बोला यहाँ पे सर रोटेशन तो हो नहीं रहा है। करेक्ट, तो अब देखो हमने क्या पढ़ा है, वी हैव सीन कि फोर्स जो होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, फोर्स क्या बोलता है, फोर्स इट सेज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स को हम डीपी बाई डी टी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? करेक्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पे टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, टॉर्क को हम इसी तरह लिखेंगे डी एल बाई डी टी। तो अब अगर ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट आ गया मेरा, ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस वाले केस में। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये कुछ घूम नहीं रहा है, बस ये कुछ घूम नहीं रहा है, इसमें जो भी फोर्स लग रहा होगा इसको घुमा नहीं पा रहा है। पहली बात तो इसमें नेट फोर्स जीरो ही है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ से हमने क्या, यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला देखा, तो अभी मैंने आपको जैसे एक ये फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, तो अभी हम देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और देख सकते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशनल के बीच में। व्हाट दिस फॉर्मूला कुड बी, ट्रांसलेशन को आप बोल सकते हो, ट्रांसलेशन में अगर फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी है, ठीक है, तो रोटेशन में टॉर्क जो होगा वो डी एल बाई डी टी होगा। यहाँ पे पी क्या है तुम्हारा, पी इज मोमेंटम, एल के यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है मेरा, आर क्रॉस। ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से बच्चा। तो किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है, किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट? देखो, लेट्स अज्यूम एक क्वांटिटी है, आर क्रॉस पी से हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो आपको ये डाउट था कि हमने यहाँ पे आर क्रॉस पी क्यों किया। ठीक है, हम एक इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी एल। ठीक है, हम लेट्स अज्यूम एक क्वांटिटी है आर क्रॉस पी, ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना एक क्वांटिटी को जिस जो आर क्रॉस पी है। अब देखो जरा यहाँ पे, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डीएल बाई डी टी, जरा डिफरेंशिएट करो इसको। करेक्ट, अब ये भी वेरिएबल मान लेते हैं, इसको भी वेरिएबल मान लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी। मान लो आर भी चेंज हो रहा है, पी भी चेंज हो रहा है, तो आर मेरा क्या है, आर इज पोजीशन वेक्टर, और पी मेरा क्या है, पी इज माई लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बेसिकली अब ये ऑब्जेक्ट कैसे भी जा सकता है, कैसे भी घूम सकते, कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है,
तो अभी सपोज ये मेरा यहाँ पे ये मेरा आर है और ये मेरा यहाँ पे पी है, पी का डायरेक्शन यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज होता है। एनीवेज, तो ये बेसिकली मेरा क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है और मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया है। ये ओ जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज काइंड ऑफ फिक्स्ड, ठीक है। तो ओ मेरा फिक्स हो गया, ये मेरा पी है, पी इज लीनियर मोमेंट लाइक दैट, ठीक। और ये आर इज रेडियस वेक्टर, तो अब रेडियस वेक्टर देखो, अब ये चेंज होता रहेगा, यहाँ पे देखो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो लीनियर रेडियस वेक्टर इज काइंड ऑफ चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यू नो। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर डी पी बाई डी टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। अब बच्चों देखो डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी कौन बताएगा क्या क्या होता है, डी आर बाई डी टी, व्हाट इज डी आर बाई डी टी। यस बच्चों जल्दी से बताओ डी आर बाई डी टी क्या होता है। यस जल्दी बताओ। देखो डी आर बाई डी टी वी होता है ना। देखो बच्चों अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे अभी ये मान लो तुम्हारा है आर और यहाँ तक आप गए, ठीक है, यहाँ तक जब तुम गए तो ये हो गया आर प्लस डी आर, ठीक है। मतलब क्या वो देखो यहाँ पर सम स्लाइट चेंज, मतलब अभी इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा ये मेरा हो गया आर, ये मेरा हो गया इतना जो लेंथ डिस्टेंस है ये हो गया डी आर, ठीक है। ठीक तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी जो होगा मेरा, दिस विल बी वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात की, तो वेलोसिटी क्रॉस पी, समझ में आ रही बात की नहीं, क्यों ये वेलोसिटी होगा, समझ में आ रही है बात। यस देखो जब मैं यहाँ पे चेंज निकालूंगा, चेंज मतलब सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से समझो कि क्यों वेलोसिटी है, अगर आपको नहीं समझा है तो देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मान लो मेरा पाथ ऐसा है, ठीक है, अब ये मैं ले रहा हूँ एक पोजीशन वेक्टर आर, अब इसके पास इसके एकदम ये पॉइंट है, इसके ये एकदम नजदीक में मैं एक दूसरा पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, ये है मेरा, ये मान लो R1 है, ये मेरा R2 है, ठीक है। अब दोनों में जब मैं R2 माइनस, मान लो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो अभी अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ एक तीसरे वेक्टर से, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं डी आर। तो ये जो डी आर वेक्टर है मेरा, डोंट यू थिंक दिस डी आर वेक्टर इज R2 माइनस R1। ये जो डी आर वेक्टर होगा ये R2 माइनस R1 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब आप इसको t से टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको वेलोसिटी दे देगा कि नहीं दे देगा, दिस विल गिव यू वेलोसिटी और नो बच्चों ना। तो इस पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है और कहाँ पे चेंज हो रहा है। वेक्टर है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता अपने आप से चल जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हुआ, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी ना, डीपी बाई डी टी मतलब कितना हुआ, डीपी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स होता है, अभी हमने देखा था ऊपर, फोर्स क्या होता है अभी ऊपर देखा था ना हमने, फोर्स इज डीपी बाई डी टी, देखो ठीक है। तो ये हो गया मेरा आर क्रॉस एफ, ठीक है। चलो अच्छा अब देखो इसको इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, वी क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस एफ। अब अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको क्या
ये v क्रॉस v लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर ये v क्रॉस v हो गया, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखो ये v क्रॉस v हो गया, तो v क्रॉस v क्या होता है मेरा? व्हाट इज v सर क्रॉस v? क्रॉस वी क्यों सर? क्या सर वी क्रॉस वी क्यों क्लियर? देखो ना यहाँ पे ये v, ये v क्रॉस को आप किसको, आपको किसके साथ करना है? mv के साथ करना है। तो ये तो एक स्केलर, ये तो नंबर है ना, इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो इसके। यस सर। तो फाइनली आपका m इंटू वी क्रॉस v बचेगा और यहाँ पे r क्रॉस f आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर कोई वेक्टर है, अगर मान लो मेरे पास ये वेक्टर a है, अगर मैं a क्रॉस a करता हूँ, ये टर्म तो मेरा 0 आने वाला है कि नहीं है? करेक्ट, तो v क्रॉस v यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। तो dl बाई dt देखो मेरा क्या बचा, dl बाई dt, ये टर्म बिकॉज 0 हो गया, ये बचा r क्रॉस dl बाई dt कितना है? टॉर्क, जो कि है मेरा टॉर्क। करेक्ट, और ऊपर हमने क्या देखा था? ऊपर हमने देखा था कि dp बाई dt जो है वो क्या था? मेरा फोर्स था। तो इससे अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये जो L तुम्हारा यहाँ पर आया, ये जो L आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो P आ रहा है, तो अगर P मेरा मोमेंटम है तो L को हम बोल देंगे एंगुलर मोमेंटम, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। करेक्ट, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, यही होता है ना न्यूटन का सेकंड लॉ। याद है कि नहीं याद है बच्चों? यस सर। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट सेज व्हाट, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। करेक्ट, और टॉर्क में यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? इन दिस केस व्हाट वी कैन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, तो L, अभी से हम L को क्या बोलेंगे? L is my R cross P and this is angular momentum। समझ में आई बात? किसी को कुछ डाउट है? चलो अभी एक और यहाँ पे, एक और इसके साथ ही यहाँ पर एक और डेरिवेशन देखते हैं अभी यहाँ पे। आई थिंक श्रेयान बोल रहा था आई ओमेगा, देखो यहाँ पे आई ओमेगा, इसको कैसे हम लेके आएंगे यहाँ पर? अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पर और इसके अबाउट ही घूम रहा है, ऐसे गोल गोल ही घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, चलो तब देखो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा है आर आई, ये दिस इज सम पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारा, ये हो गई वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ऐसे घूम रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर ना। करेक्ट, तो अभी हम इसको देखो एल को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वेल वी आई ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी वी आई। एल को हम लिख सकते हैं आर आई, ठीक है, आर आई, तो ऐसा इसको समेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं, समेशन ऑफ आर आई इंटू एम इंटू वी आई, एम आई इंटू वी आई। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा बच्चों? लिख सकते हैं कि नहीं? ये मान लो यहाँ पे एम आई मास है, बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं? से यस नो समथिंग। ओके, अब देखो वेलोसिटी को आप क्या यहाँ पे वी आई को क्या लिख सकते हो? वी आई इज आर आई इंटू ओमेगा, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वी आई को आप आर आई इंटू ओमेगा लिख सकते हो। बच्चों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? से यस नो समथिंग। L is equal to summation of एम आई आर आई वी आई को हम क्या लिख सकते हैं? आर आई इंटू ओमेगा। ठीक है, सर हाँ यस। सर आपने एल को समेशन ऑफ आर आई एम आई और वी आई क्यों लिखा है? एल को सर एल इक्वल्स टू समेशन आर आई एम आई और वी आई क्योंकि आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने अभी केवल यहाँ पे इस मास एम आई का देखा है, बट ऐसे ऐसे सारे मासेस का जब तुम देखोगे तो क्या करोगे? तुम्हें समझ सबको ऐड ही तो करना पड़ेगा। यस सर। करेक्ट, सब मासेस को देखोगे सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा।
ओके ओके अब सर। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, और देखो ये टर्म क्या था तुम्हारा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है कि नहीं है, MR स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि नहीं होता है ये MI RI स्क्वायर, यस सर। इसको आप I इंटू ओमेगा लिख सकते हो, तो L इज एक्चुअली इक्वल टू I टाइम्स ओमेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इन एसेंस तो अभी तक आप देखो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने, हमने एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया, एंगुलर मोमेंटम इज R क्रॉस P, करेक्ट, दिस इज माय एंगुलर मोमेंटम, और यहीं से हमने डिफाइन किया कि टॉर्क जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, जस्ट लाइक फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। And third thing we saw, also we saw the derivation of L is equal to I times omega. तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमने डेरिवेशंस देखे अभी। तो इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, आप ऊपर का देख के भी पूछ सकते हो, इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो। किसी भी स्टेप, कोई ऐसा स्टेप जो आपको नहीं समझा, कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। सी ट्राई सॉल्विंग दिस, मैं चलो आपको 2-3 मिनट देता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, सॉल्व करने का कोशिश करो। पहला में क्या फाइंड करना, द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। अभी ये रेस्ट पर आ रहा है, क्यों रेस्ट पर आ रहा है, बिकॉज ऑफ सम टॉर्क, टॉर्क लग रहा होगा, इसकी वजह से ही वो जो घूम रहा है वो रेस्ट पर आ रहा होगा ना। आपका फैन भी देखो जब घूमता है और रेस्ट पर आ रहा है घूमते घूमते, तो वो रेस्ट पर क्यों आ रहा है, वो टॉर्क की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए सोल्यूशन, ए पार्ट आया किसी का, ए पार्ट आया किसी का बच्चों, चलो देखो, ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सोल्यूशन इसमें ए पार्ट के लिए, या तो हमें क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 5 kg पर मीटर स्क्वायर, हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है विच इज 60 रेडियन पर सेकेंड, हमें ये दिया हुआ है कि वो रेस्ट पर आ रहा है 5 मिनट में, तो ओमेगा 0 हो गया, और टी इज गिवन एज 5 मिनट्स विच इज एक्चुअली कैन टेक इट एज 5 into 60 सेकेंड्स, जो भी होगा देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये चार चीज तो हमें दी गई है। एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन में फाइंड करना है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो पहले हम क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, करेक्ट, अल्फा निकाल लेते हैं। सो नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू सेइंग, अगर मान लो एक कार है, ठीक है, ब्रेक्स लगा दिया आपने, तो यहाँ पे उस, यहाँ पर अगर मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v थी, तो फाइनली वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, करेक्ट, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो आपसे पूछा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे फाइंड करोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो ये वाला जो केस है इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस केस। यहाँ पे अल्फा हम निकाल लेते हैं, पहले अल्फा निकालने के लिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी विच इज इक्वल टू, ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, तो हो जाएगा -60 अपॉन टी, कितना हो गया मेरा 5 into 60 which is -0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अल्फा इज -0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ, तो एवरेज टॉर्क, सो इस आई अल्फा, ये आई अल्फा हो जाएगा, एवरेज टॉर्क भी आई अल्फा, तो ऑब्वियसली दिस इज अ, जैसे रिटार्डिंग फोर्स जो होता है उसको आप माइनस से लिखते हो, तो दिस कुड बी लाइक एन रिटार्डिंग टॉर्क, मतलब इसकी वजह से रोटेशन रुक रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको वी जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस। सो आई यहाँ पे कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5, अल्फा यहाँ पे कितना हो गया, अल्फा हो गया मेरा 0.2,
माइनस लिख रहा था विच कम्स आउट टू 1 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क जो एवरेज टॉर्क है 1 न्यूटन मीटर ऑन एन एवरेज आ रहा है। ओके, अब बी पार्ट देखो कैसे करोगे, द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। यस बताओ कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, सबसे कम स्टेप्स में कैसे करेंगे। अब निकालने को तो आप यू कैन यूज इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट थिंग्स आल्सो यहाँ पर, बट सबसे कम टाइम में अगर आपको करना है, कम स्टेप्स में करना है, तो कैसे करोगे इसको। देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन, समेशन ऑफ वर्क डन जो होता है ये हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। याद आया फॉर्मूला बच्चों, समेशन ऑफ वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट में कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लो, आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो चेंज इन अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आई थिंक ओमेगा नॉट का वैल्यू 60 है, तो माइनस हाफ इंटू एम, एम कितना है, सॉरी एम आई रिटन इट हियर एम, इट शुड बी आई, सॉरी फॉर दिस, ये आई ओमेगा स्क्वायर होगा ना, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई आई कितना था मेरा यहाँ पे 5 दिए हुए ना, तो ये हो गया माइनस 5 इंटू 60 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 3 600 18 18 5 90 9000 जूल्स माइनस, तो माइनस मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम हो रही है सिस्टम। ठीक है, ओके, माइनस वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस हो रही है। ओके, फिर सी एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग। तो बस अभी सी पार्ट निकाल लो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपका आई का वैल्यू है 5, ओमेगा का वैल्यू है कितना, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था अपना, अच्छा निकालना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट बिफोर मतलब 4 मिनट ना, तो यहाँ पर देखो अल्फा आपको दिया है, अल्फा 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है कितनी 60, और ओमेगा फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 6 फॉर द 240 सेकेंड्स, 240 सेकेंड्स। ठीक है, तो जल्दी से देख लो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट कितना 60 माइनस 0.2 इंटू टी कितना है 240 है, तो कितना हुआ ये 24 2 48 60 माइनस 48 इज 12 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा मेरा आ गया, ओमेगा आ गया 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, तो L इज इक्वल टू 5 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 60। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा यूनिट क्या होगा बताओ जल्दी से, R क्रॉस P, R इज kg मीटर पर सेकेंड, R क्रॉस P, तो P का यूनिट ही होता है और R का मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो दिस विल बी द यूनिट फॉर एंगुलर मोमेंटम, kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। समझ में आई बात बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है। ओके सर एक बार जूम आउट करेंगे क्या मेरे को एक बार। या सो नाउ सी व्हाट डू यू सी हियर, यहाँ पर एक ये पर्सन है, ये प्रोबेबली जिम विम में बैठा है कहीं तो, ठीक है, और ये जो ही इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा, वो ओमेगा के अलोंग ही होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख भी सकते हो जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा के अलोंग है।
तो देखो ये पर्सन जो ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, अभी क्या करता है, ये कुछ वेलोसिटी से घूम रहा था, मान लो कुछ ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा था। अब अगर ये अपने दोनों हाथ को चेस्ट के पास लेके आ जाएगा, then what do you think, omega should increase और omega should decrease या it should remain same? बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? See, he has done it like this. अभी बताओ क्या होगा? ये अभी क्या किया इसने, ये एक्सिस के पास इन दो मासेस को लेके आ गया। These masses are very heavy, let me tell you. इसकी बॉडी वॉडी आप देख सकते हो कैसे हैवी मासेस उठा सकता है ये पर्सन। यस, बताओ क्या होगा? ओमेगा फाइनल जो है यहाँ पर, ओमेगा एफ विल बी ग्रेटर देन ओमेगा आई, ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा आई, या ओमेगा एफ विल बी लेस देन ओमेगा आई। ओके, तो समझ में आ रहा है ना? देखो पहले इसके जो दोनों हैंड्स जो इनिशियल थे वो एक्सटेंडेड थे, और फिर इसने क्या किया, इनको एकदम चेस्ट के पास लेके आ गया ऐसे। तो ओमेगा एफ जो है वो इंक्रीज होगा, पहले घूम रहा था कुछ वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो जैसे ही चेस्ट के पास लाएगा तो ऐसे क्या होगा? यस, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, यस देखते हैं इसको। तो बच्चों हमने वी हैव सीन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर बोलो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा है। तो इनफैक्ट आप देखो रोटेशन में अभी तक की जितनी भी आपने मैकेनिक्स पढ़ी है सब आ गई यहाँ पर, आ गई कि नहीं आ गई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, फिर फोर्स तो देख ही लिया हमने, वर्क वाला भी चीज आ गई यहाँ पे। तो देखो जितनी भी आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, अरे एक बार अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ ली, उसका रोटेशन वाला चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको मैकेनिक्स का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। ओनली थिंग इज आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना रहता है, बट प्रिंसिपल्स वही लगते हैं। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखते थे, तो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस, व्हाट वुड हैपन हियर? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये सेम थे कि नहीं थे? कब सेम थे? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की वैल्यू सेम कब आती थी बच्चों? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इनकी वैल्यू सेम कब आती थी बच्चों? जल्दी से बताओ। सर कांस्टेंट स्पीड पे ना। हाँ, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड तो चेंज होती थी यहाँ पे। सर सॉरी वेलोसिटी। देखते हैं कितने बच्चों को मैकेनिक्स अच्छे से आती है। जब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, ये कंडीशन कब ट्रू थी? लीनियर मोमेंटम वाज कंजर्व ना, करेक्ट। व्हेन कंडीशन यहाँ पे क्या लग रही थी? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स वाज एक्टिंग, करेक्ट है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, तो अब जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो मुझे बोलना है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, जब मैं बोलूंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई लीनियर इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे जब व्हेन नो टॉर्क एक्ट्स, एक्सटर्नल टॉर्क इज था कि नहीं था बच्चों? ये स्टेटमेंट याद है आपको कि नहीं? लीनियर मोमेंटम में क्या कंडीशन थी? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम में क्या कंडीशन थी? कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तब देखो यहाँ पर ये इसका इसका इनिशियल, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। तब देखते हैं इनिशियल मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा आई, दैट दिस इज इनटू ओमेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ये था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, आई ओमेगा। फाइनल लीनियर मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा? आई फाइनल ओमेगा फाइनल, करेक्ट। अब जरा अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे किसका आई कौन सा आई ज्यादा है? हम ये बोल सकते हैं ना आई आई अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू आई एफ अपॉन ओमेगा। क्यों यहाँ पर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, करेक्ट। और अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे केयरफुली देखो, आई एफ जो है ये आई आई से छोटा है,
ये मासेस को हम सेंटर के पास ले आए, आई क्या होता है, mr स्क्वायर होता है ना। इस केस में अगर आप यहाँ पे आई देखते हो, आई इनिशियल और यहाँ पे आई फाइनल देखते हो, तो आप देखोगे दिस इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब अगर आपको पता चल गया कि भाई ये वैल्यू यहाँ पर ये बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, और ये वैल्यू अगर बढ़ गई, करेक्ट, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ऐसे मैंने वही चीज बोल दी। तो अब अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ऐसे तो होगा। अगर देखो ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी। जैसे अब समझो आपको यहाँ पे 10 चाहिए, आपने यहाँ पे लिख दिया 5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, पर अगर समझो आप यहाँ पे 2.5 लिख देते तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो यहाँ पे तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, जब ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, और जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ी, सो दैट यू गेट अ कांस्टेंट नंबर 10 ओवर हियर, यस, सो दैट यू गेट दिस थिंग टू बी कांस्टेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओमेगा एफ जो है मेरा यहाँ पे इट विल इंक्रीज, therefore omega f will be greater than omega I। अभी बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्यों यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है इसमें, एनी कमेंट, एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टूड? देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका आपको दिया हुआ है रेडियस विच इज 0.2, ओमेगा दिया हुआ है 20 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये घूम रहे विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, सो इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम्स एट इट्स एज। यहाँ पर इट इज, इसने एक 200 ग्राम्स का पार्टिकल यहाँ पे इट पिक्स, मतलब कुछ चिपक गया होगा, समथिंग लाइक दैट, व्हाट ऐसा कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ पर 200 ग्राम का एक पार्टिकल यहाँ पे चिपक जाता है। देखो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, बस ये तो करना है आपको, आई ओमेगा। ठीक है, आई कितना है 0.5, 0.5, ओमेगा कितना है इंटू 20। ठीक है, और फाइनल देखो कितना होगा, फाइनल यहाँ पे आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू न्यू ओमेगा डैश। ठीक है, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, तो आई कितना हो गया यहाँ पे, आई हो गया यहाँ पे 0.5 प्लस एम कितना है, मास इसका पार्टिकल कितना है 0.2 है, आर स्क्वायर इज, ठीक है, ओमेगा डैश, दोनों को बस इक्वेट कर दोगे, 0.5 इंटू 20 बेसिकली कितना, 5। सर ये आपने अभी कोई नया फॉर्मूला सीखा है क्या, आई प्लस एम आर स्क्वायर वाला? नहीं, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। अभी देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, सर नहीं, आई ओमेगा और आई एम आर स्क्वायर ओमेगा मतलब ये समझे? बेसिकली ये इसका न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाके चिपक गया ना, तो फिर डिस्क का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एलएफ में। हाँ, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में। तो इनिशियल मोमेंटम आई था, अब यहाँ पर एक पार्टिकल मास का चिपक गया ना कि यहाँ पर, तो अब देखो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एम आर स्क्वायर का ऐड हो रहा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कितना होगा 0.2 0.2 0.5 0.508 हो गया, तो इट्स एक्चुअली 0.508 ओमेगा डैश। ठीक है, तो ओमेगा डैश की नई वैल्यू कितनी हो गई, 10 डिवाइडेड बाई 0.508, 10 डिवाइडेड बाई 0.508 कितना हुआ, 19.68। सर लेकिन वो 20 कहाँ से आया सर, 0.2 का स्क्वायर है ना कहाँ पे 20 कहाँ सर, पे, 0.5 इंटू 20। ओमेगा कितना है, ओमेगा 20 है ना,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0.5 है कि नहीं है, कितना है? अच्छा वो एल आई है क्या? हाँ 0.508 एल आई है। अच्छा जीरो यस। ओके ओके, सॉरी सर। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है 9.685 रेडियन पर सेकंड। समझ में आई बात? तो देखो आंसर सही होना चाहिए इसका। समझी कि नहीं समझी बात बच्चों? जल्दी से अभी मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, करेक्ट। वही बस अपने आप को कुछ तो घुमा घुमा के कर रहे हैं, तो बट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, ठीक है, इट वाज दिस मच, और इसका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 हो गया, तो इनिशियल स्पीड इतनी थी, तो बस कितना सिंपल है। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन आएगा आपको, बताओ मुझे। इनिशियल लीनियर मोमेंटम है 6 kg मीटर स्क्वायर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा आई इज 2 रेडियन पर सेकेंड, फाइनल कितना है 5 kg मीटर स्क्वायर, इस कैलकुलेट, ठीक है। ये कितना हुआ, आई फाइनल इज 5, कितना आ गया देखो, 12 डिवाइडेड बाई 5 इज ओमेगा एफ 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिन का भी है, गुड। वी कैन हैव कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, करेक्ट। मैंने आपको बताया था ना, वी कैन हैव कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, इसका चलो एक केस देखते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला कि सपोज अगर मान लो कोई एक एक पत्थर है, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ भी जा रहा है और ये स्ट्रेट भी मूव हो रहा है, ये घूम भी रहा है ऐसे और ये स्ट्रेट भी मूव हो रहा है, घूम भी रहा है और स्ट्रेट भी मूव हो रहा है। देन व्हाट वी कैन से अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो अभी, दैट मीन्स व्हाट, अभी देखो अगर मान लो इसमें प्योर रोटेशन होता, अगर इसमें प्योर रोटेशन होता बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ पे इसमें प्योर रोटेशन हो रहा होता, तो अभी ये जो मेरा आर, ये आर आई है, तो वेलोसिटी जो होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती कि नहीं होती, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होती कि नहीं होती, ठीक है, ठीक, समझ में आई बात। लेकिन अभी मैंने क्या बोला भाई, ये आगे भी घूम रहा है, ये मतलब मूव भी कर रहा है, और ये इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अभी अगर मान लो आप अगर मान लो केवल और केवल घूम ही रहा होता ऐसा, ठीक है,
तो हम इसको क्या बोल सकते थे, इस यहाँ पे समझने की कोशिश करो इसको। ये इसका रेडियस वेक्टर है और यहाँ पे ये इसका हो गया, इसका ये वेलोसिटी भी है। लेकिन अभी क्योंकि ये आगे भी जा रहा है, आगे की तरफ भी तो मूव कर रहा है ना ये, ठीक है, तो आगे की तरफ मूव कर रहा है मतलब क्या हुआ, इसके पास एक अभी देखो, अभी मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब इसका ये बी आई हो गया, सम वेलोसिटी एट बी आई ओवर हियर, और अभी इसमें ये वाली वेलोसिटी भी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी वेलोसिटी, ये तो इसकी वाली, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से जब तुम देखोगे तो इसमें एक वेलोसिटी रहेगी इसकी, ये भी है, ठीक है, और अभी ये जो है ये आगे आगे की तरफ जा रहा है ऐसा। तो अभी यहाँ पर इसकी there will be some velocity over here like this, इसको मान लेते हैं anything, इसको v डैश मान लो समथिंग लाइक, ठीक है। इसका जो वेक्टर सम होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई कहाँ पर है, इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी आई वो आई कुछ ऐसी, आई कि नहीं आई, ऐसी कुछ ऐसी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी इसकी, इट विल बी दिस v नेट। तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, ये जो v नेट इस अभी इसकी जो अभी इसमें जो इसकी जो वेलोसिटी होगी v नेट, दिस विल बी एक्चुअली v i प्लस v डैश। कैन वी से दिस, कैन वी से दिस, यस बच्चों, इतनी बात समझ में आई। okay. तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ m v डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, क्योंकि देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। तो बच्चों जरा अभी आप ही करके करके बताओ मुझे, अगर मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना हाफ एम वी नेट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ हाफ ऑफ एम वी आई प्लस वी डैश डॉट ऑफ वी आई प्लस वी डैश। आपको लग रहा है ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज इट्स बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है ना, तो v डॉट v कर दोगे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, यहाँ पे किन दो का आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो कि स्केलर मिल जाए, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इससे तो v स्क्वायर आ जाता है वहां पर, करेक्ट। जरा इसका डॉट प्रोडक्ट सोचो कितना होगा, और बताओ मुझे यहाँ पे इसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये सोच के बताएं पर डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, हाफ वी आई का होल स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर ये हो गया, प्लस हाफ एम, अभी यहाँ पे किसका, अभी किसका क्या आएगा, टू ऑफ वी आई डॉट बी डैश, ठीक है, ठीक है, यस और नो बच्चों, ऑब्वियसली, ठीक है, हम इस स्मॉल मास एम का फाइंड आउट, एम आई का फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो ये सबको समझ में आएगी, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस सर समझ। जो पहला टर्म है यहाँ पर, अरे जो पहला टर्म है ये देखो, ये क्या है, वी आई, बेसिकली वी आई क्या है, वी आई जब आप यहाँ पर बैठ जाओगे, अगर मान लो तुम यहाँ पे बैठ गए और फिर तुमने इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करोगे, देन व्हाट यू सी इज दैट वेलोसिटी, करेक्ट। सेंटर मास पे बैठ जाओ इसके और फिर इसको ऑब्जर्व करो, तो वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम आई, करेक्ट। वी आई क्या हो गया मेरे पास वी आई हो गया मेरे पास वी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, इसका होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं बच्चों। तो ये यहाँ पे कितना हुआ, हाफ एम आई आर आई स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कितना हो, हाफ, ये हो गया आपका आई ओमेगा स्क्वायर। देखो ये समझ में आया क्या ये स्टेप, ये एकदम पहले ही जैसा ही है, ठीक है, ये एकदम पहले ही जैसा है। इसको चाहिए तो आप समेशन कर दो यहाँ पर, इन सब वेलोसिटीज को समेशन कर दो यहाँ पर, सबको हम सम कर दे रहे हैं यहाँ पर। You have to sum it ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल मास, समेशन करना पड़ेगा हमें। तो ये देखो ये वाला जो टर्म है एम आई आर आई स्क्वायर, ये आई हो गया। आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप इसका समेशन करोगे तो ये तो आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं स्टेप्स लिखूं इसके, तो दिस विल बी प्लस, देखो प्लस समेशन ऑफ एम आई वी डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वी डैश तो कांस्टेंट रहेगा हर एक पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप केवल एम आई का समेशन कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, प्लस हाफ समेशन ऑफ एम आई हो गया एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश। तो एम यहाँ पे क्या टोटल मास होगा ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई। अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, अब ये इसको ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है, ये क्या है एम आई, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई वी आई, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई वी आई वी डैश बाई। अब अच्छे बच्चों अब अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई एम कर देता हूँ और इनटू यहाँ पे एम कर देता हूँ, तो डू यू सी दिस अ वेरी सिमिलर एक्सप्रेशन टू सेंटर ऑफ मास वाला। सेंटर ऑफ मास का मेरा एक्सप्रेशन देखो क्या था बच्चों, व्हाट वाज मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन, एम आई आर आई अपॉन 1/m। ये था ना मेरा आर सेंटर ऑफ मास, अगर आपको याद होगा तो, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे, यस बच्चों है कि नहीं है ये देखो ये किसका एक्सप्रेशन है, सेंटर ऑफ मास का ही तो है एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। और जब तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको नहीं लगता, ऑब्वियसली अगर आप मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देते तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाती है यहाँ पे, विच इज 1/m एम आई वी आई, देखो ठीक है। तो अब देखो नाउ व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मींस, इस एक्सप्रेशन का मतलब हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कितनी होगी। ये जो एक्सप्रेशन आपको बता रहे, क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, 0 ही होगी ना, 0 होगी कि नहीं होगी बच्चों। करेक्ट। तो ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, ये टर्म तुम्हारा 0 आ जाता है। सो फाइनली अगर आपको ये समझ में पूरा नहीं समझ में आया तो ये लास्ट पार्ट देख लो, ये आपके लिए है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज हाफ एम वी स्क्वायर। ऑब्वियसली वी यहाँ पे आर ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझी क्या, ये बात कितने बच्चों को नहीं समझी। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल कंपोनेंट, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल कंपोनेंट। दोनों को सम कर दो, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। रोटेशनल मैंने क्यों लिखा, इसको टोटल लिख देते हैं। समझी क्या बात बच्चों, से यस नो समथिंग। तो रोलिंग देखते हैं बच्चों। तो रोलिंग क्या होता है यहाँ पे ध्यान से समझना इस केस को, ठीक है। इसका फिर हम लोग एक डेरिवेशन भी करेंगे। देखो अगर आप एक, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, करेक्ट। तो पहला केस हम देख रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। तो अगर आप एक व्हील लेते हो, ठीक है, इसको रोल कराते हो, कैसे रोल कराना है आपने,
इसको ऐसे रोल कराना है, ठीक है, सच दैट, अभी देखो जब आप इसको रोल करा रहे हो, सच दैट जब ये वाला पॉइंट आपका ऐसे रोल करते करते ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। अगर ये डिस्टेंस इस व्हील ने 2πr चली है, करेक्ट, अगर इस व्हील ने डिस्टेंस 2πr चली तो हम क्या बोलोगे, यहाँ पे कुछ भी स्लिपिंग नहीं हो रहा था, कुछ भी, दिस वाज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, यहाँ पे रोलिंग विदाउट, बिकॉज देखो सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो जब ये अपनी सरकमफेरेंस के बराबर का डिस्टेंस चल लेगा, ठीक है, अगर इसने अपने सरकमफेरेंस के बराबर की डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में चल ली, एक रिवोल्यूशन मतलब जब ये पॉइंट दोबारा से यहाँ पर आ गया, तब इसने अगर मान लो 2πr डिस्टेंस चली, तो ये ए पॉइंट था यहाँ पर, फिर घूम फिर के जब दोबारा से ए पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा, तो ये डिस्टेंस अगर 2πr हो गई, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज रोलिंग, ठीक है, दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये बात समझ में आई? ओके, अब देखो विद स्लिपिंग क्या होता है, अब विद स्लिपिंग क्या होगा, तो कभी कभी देखो क्या होता है, आप ब्रेक, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब ब्रेक दबा देते हो, करेक्ट, तो ब्रेक दबा देते हो तो देन व्हाट कुड हैपन, सपोज आप यहाँ पर हो, आपने अभी ब्रेक दबा दिया, ठीक है, तो ब्रेक दबा दोगे तो क्या होगा, देखो अब ये जो व्हील है ना, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो व्हील है अभी, ये व्हील थोड़ा रुकने का कोशिश करेगा, करेक्ट, ये व्हील ऑलरेडी रुक गया होगा, अब ये जो व्हील है ये एक्चुअली इनफैक्ट रोल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जैसे आप ब्रेक दबाते हैं तो ऐसे क्या होता है, ऐसे व्हील का जो रोलिंग है वो खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है, और ये जो व्हील क्या करता है अभी, इंस्टेड ऑफ रोलिंग लाइक दिस, ये जो व्हील है ये इस पॉइंट पर आके ये रुक जाता है, और ये इस पॉइंट से ऐसे रब करना भी स्टार्ट कर देता है, करेक्ट, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जैसे आपने ब्रेक दबाए वैसे ही क्या होता है, वैसे ही आपका जो व्हील है ये रोलिंग बंद कर देता है, और ये ऐसे क्या बोलते हैं, ये सरफेस को क्या करेगा बच्चों, सरफेस को रोल नहीं करेगा, बट सरफेस को वी कैन से रब करेगा, रब करता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते 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 आप मट्टी में पड़ गई आपकी गाड़ी, देखो जब गाड़ी मट्टी में, आपका व्हील ज्यादा घूमता है, व्हील आपका ज्यादा घूम रहा है, ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कभी कभी क्या होता है, अभी देखो एक तो ये हमने केस देखा, और एक और केस हम देख सकते हैं कि व्हील आपका ज्यादा घूम रहा है, व्हील आपका चक्कर तो ज्यादा काट रहा है, ठीक है, लेकिन ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, पर दिस डिस्टेंस, अभी अभी ये जो डिस्टेंस दी है दिस इज लेस देन 2πr, मतलब चक्कर तो व्हील ने ज्यादा काट लिया है, लेकिन ये जो डिस्टेंस व्हील ने मूव किया दिस इज लेस देन 2πr। ये केस समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इन सब केसेस को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग विद स्लिपिंग, करेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपका जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हील का है, अगर वो जैसे ही ग्राउंड पे पड़ता है वैसे ही वो अगर स्टेशनरी हो जा रहा है, तो आप बोलोगे इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। पर अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक के केस में थोड़ा बहुत ये व्हील आपका रोल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत रोलिंग भी हो सकता है। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे पड़ते ही ये ऐसे रब करना स्टार्ट कर दे ग्राउंड को, तो समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग हो रहा है। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे रोलिंग विद स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली था रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, ये है बेसिकली रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे रोल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा भी, ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी ग्रेटर देन 2πr। तो दो केसेस बन सकते हैं बेसिकली, एक तो डिस्टेंस या तो तुम्हारा ग्रेटर देन 2πr होगा, या तो डिस्टेंस तुम्हारा लेस देन 2πr होगा। ये बात समझ में आई क्या?
ये बात समझ में आई क्या? करेक्ट। तो एनीवेज हमें इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं है, इससे आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा नहीं पूछता है। अगर वो बोलता है कंडीशन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो आपको इसका मतलब समझ में आया ना? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि व्हील जो है तुम्हारा घूम रहा है और घूमते घूमते जब ये वाला पॉइंट सीधा यहाँ पर आए इन सच अ वे दैट इट 2πr डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया है ग्राउंड पे, करेक्ट, एक रोटेशन में। व्हील ने एक रोटेशन मतलब ये वाला पॉइंट दोबारा से ग्राउंड को जब टच करेगा, then what do you see that this distance is 2πr, then that is a condition of rolling without slipping, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जैसे ये पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा होगा वैसे ही ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहेगा। ये वाला जो बेसिकली पॉइंट है ना जो ग्राउंड के साथ होगा ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर आपका रोलिंग जो हो रहा होगा ये वाला पॉइंट का कुछ वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ही होगा, ठीक है। तो इन सब केसेस को बोलते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, चलिए। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में कंडीशन क्या होगी बच्चा? व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दिस थिंग? यहाँ पे कंडीशन क्या होती है देखो, तभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दैट मीन्स जब ये ग्राउंड को टच कर रहा हो तो इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है यहाँ पर, जो कंडीशन बन के आती है वो कुछ ऐसी आती है कि एक सेकेंड। तो अब जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो v हो गया, ठीक है, ये आपका v हो गया, और ये किसकी वेलोसिटी है बच्चों, ये आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये ओमेगा है, करेक्ट। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये हो जाएगी कंडीशन आपकी, ये कंडीशन रहती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो बच्चों, इन सब चीजों को, और इसको जल्दी से लिख लो, ड्रॉ कर लो इसको। तो यहाँ पे लिखो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सम वेलोसिटी, तो यहाँ पर ऐसा लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रोड विल हैव सम वेलोसिटी, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। यस, रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम है क्या होता है? व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? देखो देखो अभी हमें हमें क्या मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि रिंग जो है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, एक रिंग जो है अगर मान लो इसका रेडियस r है, इसका टोटल मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है mr², ठीक है। ओके, सो नाउ इफ आई अज्यूम कि, अभी मैं ऐसा अज्यूम करूं कि हमने पूरा ये जो मास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है, ठीक है, ये एक पॉइंट मास है। इंस्टेड ऑफ m कैन बी अज्यूम्ड एज अ पॉइंट मास, ठीक है। इस पॉइंट मास को कहाँ पे रखा है तुमने, इस पॉइंट मास को अभी ये जो रोटेशन का मतलब ये जो घूम रहा है ऐसा, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट मास को रखते हैं और उसको घुमाते तो वो हमें कहाँ पे रखना चाहिए? समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो बात कि नहीं? अगर मैं एक पॉइंट मास रहता, इंस्टेड ऑफ ये पूरे मास की जगह अगर मेरे पास एक पॉइंट मास रहता तो उसको हम कहाँ पे रखते सो दैट इट हैज द सेम इफेक्ट,
So let me define this radius of gyration for you. देखो अभी ठीक है, ये रिंग तो खैर बहुत ही सिंपल केस हो गया, एक डिस्क ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक डिस्क ले लेते हैं हम। तभी देखो डिस्क का ये कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। अब ऐसा समझो, इस एक्सिस से, ये एक्सिस से हम अपना इस m को, अगर मान लो हमने एक मास m लिया होता, तो हम इस एक्सिस से m को हम मान लो k डिस्टेंस पर रख देते। तभी यहाँ पर देखो ये कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझो मैंने इस मास को डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक पॉइंट मास की तरह इसको पकड़ लिया, ठीक है, पॉइंट मास की तरह पकड़ लिया, और मैंने बोला कि इसको मैंने एट अ डिस्टेंस k रखा है। कैसा k रखा है, सच दैट mk² शुड बी इक्वल टू mr²/2। k का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सच दैट जब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट शुड बी आल्सो सेम, इस मास, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी r/√2। दैट मीन्स, दिस मीन्स व्हाट, अगर आप एक डिस्क लोगे, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, और एक और कोई एक मास लोगे, मान लो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है, तो ये जो है मेरा, ये मान लो समझ लो r/√2 है। तो जब तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालोगे, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो these two cases are actually similar। समझ में आई बात कि नहीं आई, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। So again you want to read that definition, let's see that definition again। It means that the mass of that object is effectively at a distance k from the given axis of rotation। In this case k is defined as radius of gyration। ठीक है, ठीक है। कुछ चीजों को डिफाइन करना थोड़ा टफ रहता है, बट व्हेन यू सी एन एग्जांपल ऑफ इट देन इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब बताओ जरा, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग। मैं यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड करो, हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो फाइंड के को जनरली रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, या मैं बोलो क्या दिक्कत है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। कौन सा बोला था एक बार फिर से वो समझाएंगे प्लीज, मेरा k की वैल्यू, नेटवर्क इशू है मुझे। और या फिर अगर मैं मान लो यहाँ पे एक स्फीयर ले लेता हूँ, स्फीयर ले लिया अगर मान लो मैंने, सॉलिड स्फीयर, ये रिंग के केस में सॉलिड स्फीयर अगर मैंने लिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। तो यहाँ पे बताओ मुझे, दोनों केस में बताओ मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ सर। हाँ बोलो 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 सर बोलो, वो रेडियस ऑफ गायरेशन एक बार फिर से समझा, देखो सिंपल सर सा मेरा आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है, फिर से देखो, देखो यहाँ पे देखो, सी ये जो आप ऐसा अज्यूम करो, ये तुम्हारी क्या है, एक डिस्क है। डिस्क का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना होता है, mr²/2 होता है। अब इंस्टेड ऑफ दिस डिस्क आई टेक अ पॉइंट मास ऑफ मास m, करेक्ट। उसको हम इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे सो दैट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, करेक्ट। इसको, इस पॉइंट मास m को हम इस एक्सिस से कहां पे रखेंगे सो दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, तो मान लो हमने इसको k डिस्टेंस पे रख दिया, हमें क्या फाइंड करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी सेम एज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, mk² इज इक्वल टू mr²/2, तो k की वैल्यू होगी r/√2, ठीक है ना, k की वैल्यू होगी r/√2। समझ में आई बात कि नहीं आई। यस। इसी तरह भी आप फाइंड करो रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का कितना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²। अब हमें क्या करना है,
ये अबाउट सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट है। ओके, यस, वेरी गुड अर्पिता। तो यहाँ पर देखो इसका मास जो है मेरा m है, m r स्क्वायर, करेक्ट, ये रिंग का है। अब हमने मास m को k डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, तो m r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m k स्क्वायर, तो k यहाँ पे हो गया r के बराबर, हो गया कि नहीं, करेक्ट ना। m k स्क्वायर शुड बी इक्वल, m r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m k स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए, यही तो मैंने बताया था, रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे निकालते हैं ना। ओके, इस तरह सॉलिड स्फीयर के केस में देखो, सॉलिड स्फीयर के केस में एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब, तो ऑब्वियसली अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5 एम, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। और अभी हमने सॉलिड स्फीयर को एट ए डिस्टेंस के रख दिया, सॉलिड स्फीयर को एट ए डिस्टेंस के रख दिया, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, मतलब तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास m। अभी हमने सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया और हमने इसको एट अ डिस्टेंस k रख दिया, सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी सेम। तो आप m k स्क्वायर को सर 2/5 mr mr स्क्वायर स्क्वायर, mk क्या क्या स्क्वायर, सर mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर क्यों लिखा, मुझे वो नहीं समझा। m, यहाँ पे ये रिंग है ना, दिस इज अ रिंग, ये सॉलिड स्फीयर है। हाँ तो सर mr स्क्वायर क्यों लिखा, मतलब mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर, सॉरी। हाँ तो व्हाट इज योर डाउट एग्जैक्टली, तो क्या मतलब आई डिड नॉट गेट दैट। सर वो मतलब आपने कैसे आया वो mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर। तो वही तो मैंने बताया, देखो रिंग है ना ये, पहले आप रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन समझो क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 है। और जब हमने इस पूरी डिस्क के मास को एट ए डिस्टेंस k रखा, सच दैट mr स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल टू mk स्क्वायर, सच दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मेरा इस वाले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले केस का और इस वाले केस का, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर है, ठीक है। और रिंग के सेम, रिंग के मतलब रिंग इज ऑफ मास m, तो हमने मास m को रेडियस से k डिस्टेंस पे रखा, रिंग के मास m को हमने रेडियस से k डिस्टेंस पे रखा, तो mr स्क्वायर इफ इट इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू k, तो इसमें क्या नहीं समझा, जल्दी बताओ। रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं समझा बस। तो वही तो है, रेडियस ऑफ गायरेशन देखो क्या है यहाँ पे, तो ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/5 टाइम्स r। तो देखो बेसिकली क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें रेडियस ऑफ गायरेशन को, तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डिस्क का, ठीक है। देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बाकी बच्चों को समझा ना, नहीं समझा तो देख लो, अदरवाइज आप जा सकते हो। सर ये अच्छा आप अपना कौन सी क्लास का टाइम, फॉर्मूला से कर रहे हैं, mr स्क्वायर बाय 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं ना इसका, श्रेयान। अच्छा हाँ ये सर, सॉरी सर मैं भूल गया। करेक्ट, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास, दिस करेक्ट। अब आप सेंटर ऑफ मास से इस मास m को रख, अभी देखो ये मेरा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, ये कैसा था, डिस्ट्रीब्यूटेड मास था। ये कैसा मास है मेरा, ये पॉइंट मास है, ठीक है, करेक्ट। तो अब मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को ये ऐसा है, करेक्ट। तो इस पॉइंट मास को मुझे कहाँ पे रखना पड़ेगा, पॉइंट मास को मान लो मैंने k डिस्टेंस पे रखा, कहाँ पे रख, ये k की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, सो दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो i है विच इज mk स्क्वायर, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा, सेम करने के लिए दोनों को इक्वेट कर दो बस, और क्या है, mk स्क्वायर, तो k की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई मेरी r/√2, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो, ठीक, करेक्ट।
तो यही है। तो अगर आप इस मास m को r/√2 डिस्टेंस पे रखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। सेम यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, करेक्ट। तो अगर मास m को आप डिस्टेंस k पे रखते हो सो दैट mr² इक्वल टू mk², तो यहाँ पे k कम्स आउट टू बी r। सेम फॉर यहाँ पर ऑल्सो, ठीक है। समझा भी कि नहीं समझा? ठीक है, चलो विल एंड दिस सेशन हियर नाउ। किसी का कुछ डाउट है तो कैन आस्क, अदरवाइज यू ऑल कैन लीव।